क्या कहा जाता है? नागरिकता संबंधी सिद्धांत। अगर इसके नागरिकता संबंधी सिद्धांत की बात करें तो देखिए, इसका एक मानना है, इसको आप समझिए पहले। इसका एक मानना है कि नागरिकता वही होगा जो राज्य के, हाँ, अगर समय के आधार पर देखेंगे तो समय के आधार पर व्यक्ति ही पहले आया है, राज्य बाद में, अगर टाइम टेन्योर के हिसाब से देख रहे हैं। परंतु सैद्धांतिक रूप से देख रहे हैं तब ये कह रहा है कि पहले कौन है? राज्य आया है। चलिए, अब बात करते हैं इसके नागरिकता के सिद्धांत की। अगर इसके नागरिकता के सिद्धांत की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है कि देखिए, जिस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको बाद में देखना, इसको बाद में पढ़ना, पहले जो बता रहा उसको ध्यान दो। देखो, इसको इस तरीके से समझो इसको पहले, कि ये क्या कर रहा है, जो प्लेटो है, प्लेटो ने भी नागरिकता का जिक्र करा। प्लेटो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के लिए एक काम, ठीक, एक व्यक्ति के लिए एक काम, बुद्धिमान के लिए, बुद्धिमान के लिए विवेक वाला काम, शारीरिक क्षमता वाले के लिए सैनिक वाला काम, और उत्पादन करने के लिए अलग वाला तृष्णा वाला व्यक्ति। इस आधार पर इसने क्या कर रहा है? 3 वर्ग बांटे हुए, और हर एक व्यक्ति अपना काम करेगा। क्लियर? परंतु अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु क्या है? अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज आती है, अवकाश। इस अवकाश को भी समझना है, ठीक है? कैसे समझना है, ध्यान सुनिएगा। ये क्या कहता है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर हम दासता को कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। ये इतना कह रहा है कि देखिए, नागरिक सिर्फ वही होगा जो राज्य के सभी काम करने के लिए बाध्य होगा। सभी काम बोले तो वो विधायिका का भी काम करेगा, वो कार्यपालिका का भी काम करेगा, वो न्यायपालिका का भी काम करेगा, साथ में वो सेना का भी काम करेगा, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो व्यक्ति पुरोहित भी बन जाएगा। ठीक है? तो एक ही व्यक्ति से क्या करवा रहा है? अलग अलग काम करवा रहा है। ठीक? या बेसिक सी कहे कि अरस्तु का जो नागरिक है, वो व्यक्ति, अरस्तु कहता है कि हर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक सिर्फ वही होगा जो राजनीतिक क्रियाओं में प्रतिभाग करेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, चुन के आके सरकार बनाएगा, ठीक, उसके बाद कानून बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट भी कराएगा, फिर अगर इंप्लीमेंट नहीं होता तो जज भी करेगा। माना कि एक व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग काम करेगा, और वो करने का कैपेबल होना चाहिए। जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है वही क्या होगा? नागरिक होगा। पहली बात ये समझ। तो प्लेटो का नागरिक, अरस्तु का नागरिक कौन है? अरस्तु का नागरिक वो व्यक्ति है जो राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। और अब पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? वो करेगा जिसके पास क्या होगा? अवकाश होगा। जिसके पास क्या होगा? अवकाश। अवकाश का मतलब समय होगा, क्योंकि अगर आपके पास समय ही नहीं है तो आप किसी भी चीज में क्या नहीं कर सकते? पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो दास है ना, जो दास है, उस दास के पास अवकाश नहीं है, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि अगर जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, जो मुखिया है, अगर उसको अवकाश चाहिए तो उसको अवकाश तभी मिलेगा जब उसके बदले का काम ये दास कर रहा होगा। ये दास उसके बदले का काम करेगा ताकि वो जो नागरिक है वो फ्री हो सके, और जब वो फ्री होगा तब वो इनको क्या करेगा? ये सारे काम कर सकता है। ये क्या कहता है? कि ये कहता है कि जैसे इसने कहा था कि परिवार होता है, क्या होता है? इसने कहा कि परिवार होता है, और इसने कहा कि परिवार में क्या होगा? परिवार में कौन कौन होगा? परिवार में बच्चे होंगे, परिवार में महिला होगी, परिवार में दास होंगे, परिवार में बूढ़े होंगे, परिवार में बहुत सारे लोग होंगे। परंतु ये ना तो बूढ़ों को नागरिक कहता है, क्योंकि वो काम करने योग्य बच्चे नहीं है, राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
महिलाओं को कहता है कि महिलाओं के अंदर बुद्धि नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कहता है? प्लेटो अरस्तु कहता है कि महिलाओं के अंदर क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। बच्चों को भी नागरिक नहीं मानता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि बच्चों के अंदर अभी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो वो भी नागरिक नहीं है। साथ में जो दास है उनको भी नागरिक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले तो बुद्धि नहीं है, दूसरा उनके पास अवकाश नहीं है, जिस कारण से वो इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए अवकाश का होना जरूरी है। इसलिए नागरिक के पास क्या रहता है? हमेशा अवकाश रहता है, समय रहता है, ताकि वो राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सके। और जो व्यक्ति राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा वही व्यक्ति सब क्या होगा? नागरिक होगा। इस आधार पर लगभग 10% लोग ही के पास को क्या मानता है? ये नागरिक मानता है। और यही नागरिक क्या करेंगे? वोट डालेंगे, यही नागरिक वो चुनाव करेंगे, यही नागरिक कार्यपालिका बनेंगे, यही नागरिक विधायिका बनेंगे, यही नागरिक न्यायपालिका बनेंगे। ये सारे काम कर सकते हैं राज्य के, और इनको सारे काम करने के लिए इनके पास समय भी है। क्यों? क्योंकि इनका काम कौन कर रहा है? इनका काम दास कर रहा है। और दास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो और जो व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है, तो क्यों ना उसकी हेल्प के लिए किसको रखा जाए? दास को रखा जाए। इसीलिए दास प्रथा का समर्थन करता है। क्यों समर्थन कर रहा है? ताकि जो नागरिक है, जो मुखिया है परिवार का, वो क्या कर सके? राज्य के काम में पार्टिसिपेट कर सके, या राज्य के काम को अच्छे से करा सके। क्लियर? तो ये इसका क्या है? ये इसका बेसिक सा सिद्धांत है, किसका? नागरिकता का। अब हम इस सिद्धांत को थोड़ा इस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो पहली बात ये क्या कहता है कि राज्य में रहने वाला सभी व्यक्ति क्या रहे हैं? नागरिक नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति, जैसे भारत में जो व्यक्ति पैदा हो गया वो नागरिक है। ये क्या कहता है कि सारे के सारे व्यक्ति नागरिक नहीं है। क्यों नागरिक नहीं है? क्योंकि नागरिकता के लिए इसने क्राइटेरिया बता रखा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इस ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति पैदा हो गया वो क्या होगा? नागरिक होगा। ऐसा होना संभव नहीं है, और ना ही ऐसा होता है। पहली चीज। दूसरा, अब इसने किस किस को नागरिकता से बाहर रखा है? तो ये नागरिकता से महिलाओं को बाहर रखा है, बच्चों को बाहर रखा है, दासों को बाहर रखा है, बूढ़ों को बाहर रखा है, व्यापारियों को बाहर रखा है, विदेशियों को बाहर रखा है। साथ में जो दास है, ध्यान रखिएगा, दास भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कैसे? एक दास तो वो है जिनको युद्ध में जीता हुआ है, युद्ध में जीता हुआ है वो भी दास है। मान लिया कि मैंने किसी को युद्ध करा और मैंने वहां के लोगों को वहां का जो पूरा का पूरा एरिया जीत लिया। अब वहां में युद्ध में जीते गए लोग भी क्या है? दास हो गए। वो भी नागरिकता के हकदार नहीं है। दूसरे दास कौन है? जिनके अंदर विवेक नहीं है। जिनके अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है और अवकाश नहीं है, वो भी क्या होंगे? दास होंगे। ध्यान रखिएगा, अरस्तु दास को क्या मानता है? एक संपत्ति मानता है। क्या मान? जैसे 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 पूंजी मानता है, जैसे धन है ना, धन पैसा है, उसी तरीके से कहता है कि दास भी क्या है? परिवार की पूंजी है। बस ये जीवित पूंजी है, नोटों की तरह मरा हुआ नहीं है। ये भी एक तरीके से, ये भी क्या है? एक पूंजी ही है। तो एक तरीके से दास तो क्या दिखता है? एक पूंजी की तरीके से दिखता है। अब नागरिक कौन होगा? तो ये कहता है कि नागरिक कौन होगा? जो राजनीतिक एवं न्यायिक गतिविधियों में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा? जो किसमें भाग लेगा? जो नागरिक एवं न्यायिक गतिविधियों में भाग लेगा, और जिसके पास क्या होगा? विवेक होगा, और जो पुरुष होगा और वो केवल यूनानी होगा, वही क्या हो सकता है? नागरिक हो सकता है। इसके अलावा इस कैटेगरी में जो व्यक्ति नहीं आएगा वो व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मान लिया जाए कि दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा बाई हो जाता है। ये क्या कहता है कि अगर दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से अगर एक स्टेट हार गया, अब इसमें अगर कोई यूनानी होगा तो वो नागरिकता का हकदार होगा, परंतु जो गैर यूनानी होगा वो नागरिकता का हकदार नहीं होगा। इसका मानना है कि यूनानी ही वो व्यक्ति, यूनानियों के अंदर ही बुद्धि है, वही रह सकते, वही नागरिक बन सकते हैं, और नागरिक नहीं बन सकते। ये इसकी थोड़ी अतिशयोक्ति है, पर है तो है, हम क्या कर सकते हैं, हमको पढ़नी पड़ेगी। ठीक। अगर बात करें इसकी नागरिकता का उद्देश्य क्या है, तो बेसिक इसकी नागरिकता का उद्देश्य क्या है? राज्य का समुचित एवं पूर्ण विकास। ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या कहता है कि राज्य का क्या करना है?
पूर्ण विकास करना है। और पूर्ण विकास तभी होगा जब बुद्धिमान और विवेकशील लोग राज्य के काम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब गधों को बिठा देंगे, गधों का मतलब है इसका जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसको ये क्या कह रहा है, दास कह रहा है, जिसको ये क्या कह रहा है, महिला कह रहा है, जिसको ये क्या कह रहा है, बूढ़े कह रहा है। यहां तक कि व्यापारियों को भी ये नागरिकता नहीं देता। इसकी नागरिकता बहुत सीमित एरिया में है, बहुत कम लोगों में। इसलिए एक्चुअली सपोर्ट डेमोक्रेसी का कर रहा है। जो नागरिक है वो वोट डालेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा है एक तरीके का, परंतु इसकी जो डेमोक्रेसी है वो अधूरी है, जिसको इसने पॉलिटी नाम दिया है। हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से। तो इसका जो है वो एक तरीके से कुलीन तंत्र की बात कर रहा है कि छोटा सा वर्ग है और वही वर्ग क्या कर रहा है। तो जो जो एक्चुअली में जो प्लेटो की पॉलिटी है, जिसको ये क्या कर रहा है, लोकतंत्र का एक सब्स्टिट्यूट बता रहा है। तो अगर देखें तो अपने आप में, क्योंकि इन्होंने सबको तो नागरिकता से हटा दिया है, तो कुछ लोग ही बचे, तो इस तरीके से वो अपने आप में क्या हो गया है, कुलीन तंत्र बन के रह जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये कहता है कि अच्छे नागरिकों के लिए अच्छा मानव होना आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छे नागरिक है तो आप अच्छे आदमी भी हो, ठीक है, लेकिन शासक अच्छा मानव होना चाहिए। क्या कहता है, परंतु जो शासक है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा मानव होना चाहिए। साथ में कहता है अरस्तु के लिए नागरिकता का कर्तव्य, ठीक है। और आलोचना, इसका विचार जो ये वाला विचार है, कौन सा वाला, एक तरीके से किसका, ये बहुत ही संकीर्ण विचार है या बहुत ही छोटा विचार है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो नागरिकता के संबंधित विचार है वो कैसा है, बहुत ही संकीर्ण विचार है। ठीक है, तो ये था इसका नागरिकता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको नागरिकता का सिद्धांत समझ में आया होगा। किसी कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं। ठीक है, देखो विद्वानों, इसमें अगर पढ़ने के लिए पढ़ना चाहे तो बहुत सारा है, बहुत सारा, परंतु मेन कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए, उसके बाद अगर आप किताब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन चीजें मैंने आपको बताई। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट। तो आज हमने इसके राज्य का सिद्धांत पढ़ा, और आज हमने इसका कौन सा सिद्धांत पढ़ा, नागरिकता का सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद कल हम इसका दासता का सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आगे इसके आने वाले परिवार का सिद्धांत होगा, संपत्ति का सिद्धांत होगा, जो जो संविधानों का वर्गीकरण होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर समझ में आया लिखिए जय हिंद, अगर नहीं आया तो बताइए क्या नहीं आया, मैं आपको कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है विद्वानों, चलिए, पूजा जी, नीलम जी, समझ में आ रहा है आपके, पुष्कर जी। पाश्चात्य थिंकर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं कि बहुत खतरनाक चीज है, बहुत आसान है, कंसेप्ट समझो, सब हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास अपनी किताब रख लीजिए, कम से कम मैंने आपको कहा था, और नहीं तो राजेश मिश्रा तो अपने पास रखिए ही, एक बार पढ़ने के लिए। बस क्या करें प्रभु, हम तो प्रयास ही करेंगे। चलिए, लवी जी भाई साहब, आपका क्लियर है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।
सॉरी यार, वो आवाज खोलना भूल गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। जय हिंद सभी को। चलिए, अब क्लियर है? आवाज आ रही है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आज हम फिर से आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो विषय है हमारा अरस्तु। अरस्तु वो व्यक्ति जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। कल हमने उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद हमने देखा कि हमको कौन कौन से उसके सिद्धांत पढ़ने हैं, या उसको उसका जो विचार है उसको किस तरीके से पढ़ना है। साथ में कल हमने उसके जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो समझा, उसकी जनसंख्या का सिद्धांत समझा, प्लेटो का उसके ऊपर प्रभाव वो समझा, वो प्लेटो का किस तरीके से किस बात का विरोध करता है वो समझा। इस तरीके से हमने कल प्लेटो के लगभग 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो जनसंख्या और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं कि विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का, वो हमने समझा। उम्मीद है वहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं रही होगी। आज उसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। उसका एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं कि दासता का सिद्धांत या दास प्रणाली। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो अरस्तु है वो अपने जो उसका आदर्श राज्य जो होगा, उस आदर्श राज्य में ध्यान रखिएगा, कोई भी थिंकर अपना एक आइडिया देता है, उसका जो आइडिया होता है उसके हिसाब से उसका एक आइडियल स्टेट होता है जो वो बनाना चाहता है। प्लेटो का अपना आइडियल स्टेट था और इसका अपना आइडियल स्टेट होगा, और उस आइडियल स्टेट में ये एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि दास। जब हम दास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि दास के विषय में कह क्या रहा है, आखिर ये दास क्या है। तो हम देखते हैं कि जो अरस्तु है, अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि देखिए, सिंपल सी बात है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने पहले से ही लोगों को असमान बनाया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखिए, जो ये दास है, ये दास कोई बनाया नहीं जा रहा है, एक्चुअली में ये प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक रूप से कैसे है? तो ये कहता है कि देखिए, जब आदमी पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ उसके अंदर ये गुण होते हैं कि या तो वो बुद्धिमान होगा या वो कम बुद्धि का होगा। क्लियर? या तो वो हष्ट पुष्ट होगा या वो कमजोर होगा। ये कोई व्यक्ति निर्माण नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बना रहा है, ये उसके जन्म के साथ ही वो होता है। सिंपल सी बात, जब वो दास की बात करता है तो कम से कम हम ये समझ पा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से समानता की बात तो कर नहीं रहा है, क्योंकि दास का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे के ऑर्डर पर काम करने वाला व्यक्ति। अब आप उसको पैसा दे रहे हैं तो आप वो आज की डेट में उसको कर्मचारी कह सकते हैं, परंतु अगर उसको पैसा नहीं दे रहा है या जो भी उसकी व्यवस्था है, वो अपना काम किसी दूसरे से करवा रहा है और उसको जबरदस्ती या कह सकते हैं फोर्सफुली कहे, या उसके मेंटल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना, जैसे आप देखेंगे आज की डेट में भी अगर कभी आप गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी कई ऐसे गांव है जहां पर जो एससी समाज के लोग हैं वो उनको अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो जो ब्राह्मण है उनके घर के अंदर चले जाएं। ऐसा नहीं उन्हें कोई रोक रहा है, सोसाइटी के अंदर उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया है। तो एक तरीके से वो भी क्या है, वो भी मान सकते कि आज नहीं है, परंतु बहुत लंबे समय तक हमारे जो क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, जौनसार बावर का जो क्षेत्र है, वहां पर काफी लंबे समय तक आज भी, आज तो शायद पता नहीं बची कि नहीं बची है, हर घर का अपना एक परिवार होता था जो उसके लिए काम करता था। सेम यही जो यहाँ पे दास की बात ये करता है ना, ऐसे दास व्यवस्था, ऐसी दास प्रथा भारत में भी पाई जाती थी। दास का मतलब क्या है कि आप श्रेष्ठ है और आपके काम करने के लिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपका काम करेगा। सिंपल सी बात। दास का मतलब क्या है कि आपके काम करने वाला दूसरा व्यक्ति। अब आप उसके जबरदस्ती काम करवा सकते हो, मैनिपुलेट करके काम करवा सकते हो, किसी भी तरीके से आप काम करवा सकते हो। ठीक? तो अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि देखिए, क्योंकि प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है, कोई विवेकशील है और कोई विवेकहीन है। अब जो विवेकशील व्यक्ति है, वो विवेकशील व्यक्ति का ये काम है कि वो ऑर्डर देता है। विवेकशील व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वो ऑर्डर देता है, और जो विवेकहीन व्यक्ति है वो ऑर्डर लेता है।
आपने खुद देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो ऑर्डर देते हैं सोसाइटी के अंदर, डोमिनेटरी होते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जब तक उनको कहा नहीं जाता वो नहीं करते, या जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे वही, परंतु कोई ना कोई उनको क्या होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। तो ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक ही ये गुण है, और इस गुण के कारण जिस व्यक्ति के अंदर अपने विवेक की शक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति जिसके अंदर विवेक है उस व्यक्ति के लिए काम करेगा। इसमें उस व्यक्ति का भी फायदा है और उस दास का भी फायदा है। तो बेसिकली ये दास प्रथा को जस्टिफाई करता है और कहता है कि जो दास प्रथा है ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने लाई है, कहीं से आई है। क्योंकि समानता का जो कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप दासता का विरोध कर रहे हो तो मतलब आप बात किसी कर रहे हो, इक्वलिटी की बात कर रहे हो, और इक्वलिटी के लिए कहता है कि इक्वलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इक्वलिटी अगर होती तो जिसने ईश्वर ने हमको बनाया वो सबको कैसा होना करता, इक्वल करता। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता है, ये कहता है कि देखिए हम अगर बांसुरी है, अगर बांसुरी में सबको बांट दूं तो क्या वो जस्टिस होगा? क्योंकि बांसुरी उसी को मिलनी चाहिए जिसको बांसुरी बजानी आती हो। अगर जिसको बांसुरी बजानी आती ही नहीं उसको भी बांसुरी दी जाए तो ये इस समानता का क्या करेंगे? मतलब कहने का सिंपल सा तरीका है कि जिसके अंदर जो खूबी है अगर वो काम नहीं कर सकता बस आप समानता के नाम पर उसको भी दे रहे हो तो वो क्या है, एक तरीके का अनजस्टिस है। इसको मैंने आपको जब मैंने समानता बताया था वहां पर भी मैंने हल्का सा आपको कनेक्ट करते हुए बताया था। तो अगर हम देखें तो जो अरस्तु है वो समानता का विरोधी है। क्यों विरोधी है? इसलिए विरोधी है क्योंकि किसकी बात करता है, दास प्रथा की बात करता है, और कहता है कि दास क्या है, दास जो है वो एक बहुत ही एक सोसाइटी को अगर बैलेंस करना है तो दास की आवश्यकता है। दास व्यवहारिक रूप से उस व्यक्ति का काम करेगा जिस व्यक्ति को, जिसको उसने क्या बताया, नागरिक बताया है, जो सारे के सारे काम करेगा। कौन से काम करेगा? राजनीतिक काम में हस्तक्षेप करेगा। और दास क्या होगा, क्योंकि उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर काम करेगा जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी, और इससे उस व्यक्ति का भी फायदा होगा और उस दास का भी फायदा होगा। पर ध्यान रखिएगा इस दासता में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये एक चीज कहता है कि जो दासता है वो परमानेंट नहीं है। मतलब ये कहता है कि मान लिया जाए कि मैं एक व्यक्ति है, मान लिया जाए ये एक्स है, ये एक्स क्या है, ये एक्स दास है किसका, वाई का। ठीक, ये एक्स दास है किसका, वाई का। परंतु अगर इस एक्स के अंदर इस वाई के साथ रहते हुए बुद्धि का विकास हो गया तो ये अपने दासता से बाहर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि दास का पुत्र दास ही बनेगा, नहीं। दास सिर्फ वो बन रहा है जिसके अंदर क्या नहीं है, वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या जो राज्य की जो काम है, जो जैसे कार्यपालिका के काम, विधायिका के काम, न्यायपालिका के काम या एडमिनिस्ट्रेशनल काम, ये काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो वो व्यक्ति है जो परिवार का मुखिया है, उस मुखिया की हेल्प करनी चाहिए ताकि उस मुखिया के पास समय रहे। जो मैंने कहा था ना अवकाश, कल मैंने आपको बताया था ना अवकाश, तो जो ये अवकाश है ताकि इस वाय के पास, या कह सकते हैं इस मुखिया के पास क्या रहे, अवकाश रहे। और जब इसके पास अवकाश रहेगा तब ये क्या कर पाएगा, राज्य के काम करेगा। और इसको नागरिक क्यों नहीं बताया, इसको नागरिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके पास अवकाश नहीं है। और अवकाश क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इस व्यक्ति के सारे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इसको जस्टिफाई करते हुए ये कहता है कि इसमें इसका भी फायदा है और इसमें इसका भी फायदा है। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है क्या करना है, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा राज्य के। ठीक, और अगर ये इसके साथ रहेगा तो इसका भी क्या हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या कहता है कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के को भी, तो अगर ये व्यक्ति के पास अवकाश नहीं रहेगा, अपने काम में बिजी रहेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जिसके इस्तेमाल राज्य में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल पॉलिसी मेकिंग में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल आर्मी में हो सकता है, वो व्यक्ति अगर अपने घर के काम में ही उलझा रहेगा तो ना तो इसका फायदा होगा और ना ही इसका फायदा होगा। इसलिए कहता है कि दोनों को, और ध्यान रखिएगा ये दास को क्या कहता है कि दास क्या है, दास एक संपत्ति की तरह है। ये दास को मानव ही नहीं मानता है,
कहता है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो व्यक्ति ही नहीं है। मतलब एक तरीके को वो क्या है, वो संपत्ति है, पर ऐसी संपत्ति जिसको आप क्या कर सकते हो, यहां तक कि एक से दूसरे को बेच भी सकते हो, क्योंकि संपत्ति तो ट्रांसफर हो सकती है। बस ये कैसी है, और ध्यान रखिएगा, परंतु ये जो दास है, ये दास अरस्तु के परिवार का हिस्सा है। उसका परिवार बिना दास के पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसको उस परिवार को चलाने के लिए दास चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर दास नहीं होगा तो जो मालिक है, जो मुखिया है, जो नागरिक है, वो राज्य के काम के लिए फ्री नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपने दास का सिद्धांत को समझाता है। ये बेसिक इसका कंसेप्ट था। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आधार पर ये क्या कहता है। ये कहता है, ये दास प्रथा का क्या है, समर्थक है। पहली बात तो अरस्तु क्या है, अरस्तु कंप्लीटली सपोर्ट करता है किसका, दास प्रथा का या स्लेवरी का, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या कहता है कि दासता क्या है, प्राकृतिक है। वही जो मैंने आपको बताया कि किसी ने बनाया नहीं है दास, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से मांस, उसके अंदर बौद्धिक विकास उस लेवल का नहीं हुआ है, तो वो उसको प्राकृतिक रूप से दास है। ऐसा नेचर नहीं उसको दास बनाया है, क्योंकि दास का मतलब क्या है कि ऑर्डर फॉलो करने वाला, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो ऑर्डर दे सके या लीडरशिप कर सके। वो क्या वो चाहता है कि कोई उसको बताए तब वो काम करे। तो प्राकृतिक रूप से वो दास है, किसी ने उसको दास बनाया नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए खुद कहता है कि दासता क्या है, प्राकृतिक है। ठीक, साथ में क्या कहता है कि विवेकशील लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे, और विवेकहीन पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो विवेकशील कौन हो गया, वो परिवार का मुखिया, वो क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। किस पे कर रहा है, विवेकहीन पे। विवेकहीन कौन है, वो दास। समझ में आ रहा है? तो विवेकशील किस पे शासन कर रहा है, विवेकहीन पे। ध्यान रखिएगा, इस विवेकहीन में ये महिलाओं को भी डाल देता है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी डाल देता है। इसलिए ये इनके ऊपर शासन कर रहे हैं, ये विवेकशील लोग, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवार का मुखिया के रूप में हम क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? कोई समस्या? चलिए, इसके समर्थक में ये क्या बोलता है, दासता के समर्थन में ये बोलता है कि देखिए, दासता क्या है, प्राकृतिक है। वही चीज जो मैंने आपको बताई, क्या है दासता, प्राकृतिक है, जैविक है और नैतिक है। क्योंकि ये कहता है कि इससे दोनों का विकास हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, यहां पे शोषण शोषण कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके साथ अगर रहेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके साथ अगर रहेगा, तो हो सकता है कि उसके बुद्धि का विकास हो। परंतु यहीं पर इसके ऊपर कई थिंकर ऐसे जो आलोचना करते हैं कि अगर दास के अंदर बुद्धि का विकास हो सकता है, तो ये एक व्यक्ति के अंदर क्यों काम करेगा? क्या इसको हम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते, किसी शिक्षा में नहीं दे सकते? अगर तो हम ये मान लेते कि भाई ये कहता है कि भाई दास बुद्धि का विकास होगा ही नहीं, तो फिर तो मान लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर बुद्धि का विकास हो सकता है, इसलिए इसके भी फेवर में है। तो इसको अगर बुद्धि का विकास करना है तो इसको दासी क्यों बना रहे हो? इसको किसी ऐसे संस्थान में भी तो भेज सकते हो जहां पर इसको क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए, इसकी बुद्धि का विकास किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसके आप प्लस और माइनस दोनों पढ़ेंगे। जब दोनों पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअल में कंसेप्ट समझना आएगा और कंसेप्ट आप समझ पाएंगे कि ये अपने सिद्धांत में कहना क्या चाह रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, वो वाले जो एक कह रहे हैं बौद्धिकहीन वाले दास और दूसरे दास हुए जिनको हम क्या करेंगे, युद्ध में जीत के लाएंगे, वो अलग, वो दो भागों में बांटा हो, परंतु आप मेन कंसेप्ट समझिए जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या कहता है कि इसमें क्या होगा, दोनों के लिए लाभकारी है। कैसे दोनों के लिए लाभकारी है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर ये जो प्रमुख है उसका काम नहीं करेगा तो राज्य का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसके साथ रहेगा तो हो सकता है इसके अंदर ये बुद्धि का विकास हो, ये भी कल के दिन नागरिक बन जाए। तो इसमें ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा क्या कहता है, समाज के लिए हितकारी है और अर्थव्यवस्था का आधार है। अर्थव्यवस्था का आधार क्यों है? क्योंकि सारा का सारा जो भी काम है वो कौन करेगा, ये दास ही कर रहे हैं। अगर ये दास काम ना करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए दासों का होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए?
इकोनॉमी के लिए, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसे हमारे श्रीमान अरस्तु जी महाराज कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट, कोई समस्या है? समझ में आया तो आगे लिखिए। समझ में आया तो लिखिए जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। यह साबित कैसे होगा कि इसमें बुद्धि का विकास हो गया है? इसका स्वामी तो स्वयं यह इसको बताएगा। देखो कई चीजों को मैं इसने जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर इसने मोटे मोटे तौर पे बांटा हुआ है, अब इसने ऐसी कोई एजुकेशन व्यवस्था, ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसी की निर्धारण नहीं किया है कि जहां पर हम बताएंगे कि इसके आधार पर इसके अंदर बुद्धि का विकास है, इसके अंदर नहीं है। एक तरीके से कुलीन वर्ग जो है उन्हीं को ये क्या मान रहा है, उन्हीं को ये मान रहा है कि यही लोग नागरिक है, इन्हीं के अंदर है। इसलिए इसका जो पॉलिटी है वो एक तरीके से वही है, कुलीन तंत्र वाला सिस्टम ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो ये दास प्रथा है, इस दास प्रथा, चलिए अगर हम बात करें किसकी, इसकी जो दास प्रथा है उसकी क्या कहता है, क्या विशेषता है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दासों को क्या मानता है कि दास क्या है, परिवार की ही एक संपत्ति है। दास कोई अलग नहीं है, दास उसी परिवार का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक, साथ में क्या कहता है, ये स्वभावतः अपना नहीं बल्कि दूसरों का है, वह दास है। सिंपल सी बात, जो व्यक्ति अपना काम नहीं कर सकता, जो अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, किसी दूसरे का दास हो जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा है। जो अपना नहीं है, जो जिसके पास इतना विवेक नहीं है कि मैं किस तरीके से अपने लिए काम कर सकता हूँ, राज्य के लिए काम कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए काम कर सकता हूँ, जिसके अंदर ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, जो अपने बारे में नहीं सोच सकता है, वो क्या हो जाएगा, दूसरों का दास हो जाएगा। सिंपल सी बात कहता है। ठीक है, साथ में जो मैंने बताया आपको कि क्या है, प्राकृतिक है, और ये क्या कहता है, ये स्थायी नहीं है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कैसा नहीं है, जो दास प्रथा है वो स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि ये इसलिए स्थायी नहीं है क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जैसे ही किसी के अंदर क्या हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा, किसके साथ रह के, जो ये नागरिक है या जो मुखिया है, जो परिवार का प्रमुख है, इसके साथ रह के जैसे ही किसके अंदर बुद्धि का विकास हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो दासता है, इस दास से क्या हो जाएगा, नागरिक की श्रेणी में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसलिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो दास है उसका पुत्र भी दास बनेगा, नहीं। अगर दास के पुत्र का आईक्यू लेवल अच्छा है, वो बुद्धिमान है, या उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वो राज्य के कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो दास का पुत्र भी क्या होगा, नागरिक होगा, वो दास नहीं होगा। क्लियर? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। साथ में क्या कहता है कि मानवीय व्यवहारों के आधार पर भी इसके हम देखते हैं कि यहां पर भी हम दास का हम निर्धारण कर सकते हैं। साथ में ये यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या कहता है कि जो यूनान के लोग होंगे वो दास नहीं होंगे, बल्कि जो विदेशी होंगे वो दास होंगे। ये बात कब के लिए कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रांति की बात भी करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्रांति का सिद्धांत भी, तो ये क्रांति की बात भी करता है। तो वहां पे कहता है कि अगर ध्यान रखेगा, इसकी क्रांति आज वाली क्रांति नहीं है। जब हम इसकी क्रांति पढ़ेंगे तो ये वाली क्रांति नहीं है जो हम आज देखते हैं कि नारे लगा दिए। ये कहता है कि कोई भी जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम चेंज हो जाए तो वो क्रांति है। जैसे संघात्मक है उससे एकात्मक हो जाए, वो भी अपने आप में क्रांति है। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र से क्या हो जाए, मोनार्की हो जाए, वो भी अपने आप में क्रांति है। ये कहता है कि क्रांति किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर हमने व्यवस्था बदल दी तो क्रांति हो सकती है, राजा बदल गया तब भी क्रांति हो सकती है। अरस्तु क्रांति के खिलाफ था, परंतु उसने क्रांति का सिद्धांत दिया ही इसलिए था ताकि वो क्रांति से बच सके। समझ में आ रहा है? अरस्तु क्रांति के खिलाफ था। अरस्तु ऑब्वियसली सी बात है, जो व्यक्ति स्थायित्व चाहता है वो क्रांति का समर्थक नहीं हो सकता है।
परंतु उसका जो क्रांति का सिद्धांत है वो उसने दिया ही इसलिए है ताकि क्या ना हो, क्रांति ना हो। इसलिए हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये खुद कहता है कि अगर कभी कभी क्या होता है आपस में ही क्या करना चाहिए, कई बार शहर देश के अंदर ही लड़ाई करवा देनी चाहिए ताकि क्या हो जाए, बड़ी क्रांति होने से बच जाए। कभी कभी दूर कोई छोटे मोटे हमले करवा देने चाहिए ताकि देश के अंदर क्रांति ना हो। अगर कोई समस्या दूर दिख रही है उस समस्या को नजदीक ले आना चाहिए, क्योंकि जब भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो देश के अंदर एक एकता का बहाव बनता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। जब उसको लगता है कि उसके पास लोन लेने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो क्या कर लेगा, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाने से क्या हो जाएगा कि वहां के लोग जो पहले गरीबी पे बात कर रहे थे, जहां पे जो चावल 400 रुपए किलो 500 रुपए किलो उस पर बात करनी थी, अब वो वहां से शिफ्ट होकर सारे कहां से शिफ्ट हो जाएगा, उनका माइंडसेट इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान भारत से हमारी क्या हो रही है, युद्ध हो रही है, तो हमको वहां देखना चाहिए। तो वो क्रांति से बचने के लिए ही क्रांति का सिद्धांत दे रहा है कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है जिससे क्रांति से बचा जा सकता है। कोई भी परिवर्तन, चाहे हिंसक हो या ना हो, अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्रांति है। चलो इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि जब युद्ध हुआ, मान लिया जाए युद्ध हो गया, अब उस युद्ध में अगर हमने किसी क्षेत्र को जीत लिया और उसके सबके सब लोग क्या है, दास होंगे, परंतु अगर उनमें कोई यूनानी होगा तो वो दास नहीं होगा, क्योंकि अरस्तु का ये मानना था कि यूनानी तो पैदाइशी बुद्धिजीवी होते हैं, उनके अंदर तो पैदाइशी वो दास बनने के लिए नहीं, वो पैदा ही किसके लिए हुए हैं, वो पैदा ही शासन करने के लिए हुए हैं। ठीक है, चलो सबके अंदर होती है थोड़ी थोड़ी सुपरमेसी, इस पे कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, साथ में क्या कहता है, युद्धबंदी भी दास नहीं विवेक संभव है। अगर किसी युद्धबंदी के अंदर विवेक होगा तो उसको भी हम मान सकते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा दासता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको दासता का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर दासता का सिद्धांत समझ में आया तो लिखिए जय हिंद, कोई प्रश्न है तो पूछिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके परिवार के सिद्धांत पर। एक्चुअली हमने इसका परिवार का सिद्धांत तो समझ ही लिया है, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, जय हिंद नीलम जी, शोभा जी का क्लियर है, श्वेता जी का क्लियर है, पिंकी जी का क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है आपको दासता का सिद्धांत समझ में आया होगा कि दासता का किस तरीके से समर्थन कर रहा है, क्या कैसे कहता है, कैसे दास आता है, कैसे समाप्त होता है, कौन दास होता है, ये सारी